हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। क्वेश्चन सारे अच्छे लगेंगे आपको और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे यूजी नेट का हो, चाहे टीजीटी पीटी का हो, सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी वीडियो जरूर देखें पूरी और 20 क्वेश्चन, और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? लास्की, लीकॉक, हॉब्स या ग्राहम वालास? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राहम वालास। तो आधुनिक व्यक्तिवाद समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। क्या करता है? समूह के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता की मांग करता है, ठीक है। और राज्य व्यक्तियों का क्या है? समूह मात्र है तथा इसलिए व्यक्तिक हित की दृष्टि से जो कुछ ठीक है वही सामाजिक और राज्य की दृष्टि से भी क्या होगा? वो ठीक होगा। यानी व्यक्तिगत रूप से अगर कोई चीज सही है तो सामाजिक रूप से भी सही होगी और राज्य की दृष्टि से भी सही होगी। तो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तकों में सर नॉर्मन एल्जिल हैं, ग्राहम वालास हैं, बेलांक है और मिस फॉलेट भी हैं, ठीक है, मिस फॉलेट भी हैं। और ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा डी। और ग्राहम वोलास ने अपनी पुस्तक द ग्रेट सोसाइटी, ठीक है, इनकी पुस्तक द ग्रेट, ठीक है, द ग्रेट सोसाइटी, इनकी पुस्तक है द ग्रेट सोसाइटी। तो द ग्रेट सोसाइटी में सत्ता विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका किया है? सत्ता विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ग्राहम वालास। सेकेंड क्वेश्चन है राज्य, ठीक है, राज्य होगा। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्व नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। और इस वक्तव्य का संबंध किससे है? व्यक्तिवादियों से है, आदर्शवादियों से है या अराजकतावादियों से या मार्क्सवादियों से? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आदर्शवादियों से है। यानी नैतिकता का जहां संबंध पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि आदर्शवादियों से संबंध होगा, ठीक है। तो राज्य एक नैतिक संस्था जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है और यह वक्तव्य आदर्शवादियों से संबंधित है। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य सदाचार संबंधी आदर्शों का पालन करके ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आदर्शवादी सदाचार नैतिकता को ज्यादा महत्व देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो इनका कहना है कि जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वह सदाचार संबंधी जो भी निर्देश हैं उनका पालन, आदेश आदर्श हैं उनका पालन करके ही अपने व्यक्तित्व को विकास कर सकता है। और राज्य ऐसी बाह्य परिस्थितियां प्रदान करता है, यानी बाहरी परिस्थितियां ऐसी प्रदान करता है जिसके अंतर्गत रहकर ही सदाचार संबंधी नियमों का पालन किया जा सकता है। यानी राज्य क्या है? इनके लिए आवश्यक है और एक अच्छाई है, ठीक है। और राज्य के अंदर ही व्यक्ति नैतिकता का और अपना विकास कर सकता है। और आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से कौन कौन है? कांट है, हीगल है, ठीक है, और ब्रेंडले हैं, ग्रीन है और बोशाके भी हैं, ठीक है। ये लोग क्या हैं? ये आदर्शवादी विचारक हैं, ठीक है। और आदर्शवाद कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कल्पनावाद, रहस्यवाद, तत्ववाद या निरंकुशतावाद आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुदारवाद के मूल सिद्धांत हैं परंपरा, पद सोपानकी और सत्ता, सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक उदारवाद। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से हमें उपयुक्त उत्तर चुनना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और बी। परंपरा, अनुदारवाद के मूल सिद्धांत क्या? परंपरा और पद सोपानकी और सत्ता। देखिए, अनुदारवादी समाज में विद्यमान परंपराएं, प्रथाएं और संस्थाओं को क्या हुआ? अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जो विद्यमान संस्थाएं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज जो होते हैं जो आपके, इनके अनुसार जिस प्रकार ईश्वर द्वारा जो प्राकृतिक नियम है उसके आधार पर विश्व का निर्माण किया गया है,
ठीक उसी प्रकार इस मानवीय समाज का निर्माण किया गया है। ठीक है, और यह पद सोपानिकता का और सत्ता में विश्वास करते हैं। ठीक है, और एडमंड बर्ग ने प्राकृतिक कुलीन तंत्र का विचार दिया है। क्या दिया है? प्राकृतिक कुलीन तंत्र, ठीक है, का विचार दिया है एडमंड बर्ग ने। ठीक है, ठीक उसी प्रकार समाज में प्रत्येक वर्ग के कार्य अलग अलग होते हैं और समाज में विद्यमान इस विषमता का अभिप्राय है कि शासन सत्ता का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की स्थापना प्राप्त करने हेतु की? जॉन रॉल्स ने, रोनाल्ड डॉर्किन ने, बिम किमलिका ने या एसा बर्लिन ने? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया था 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये आया है यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। और जैसा कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोनाल्ड। ठीक है, रोनाल्ड डॉर्किन। देखिए, रोनाल्ड डॉर्किन 1931 से 2013 तक रहे, 2013 तक, और इन्होंने संसाधनों की समानता प्राप्त करने के लिए हेतु महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना, ठीक है, ये वितरण योजना की शुरुआत की। और डॉर्किन की समानता का तात्पर्य है अवसरों की समानता। ठीक है, अवसरों की समानता। ठीक है, और उन्होंने विकलांगों, दिव्यांगों जिन्हें कहा जाता है दिव्यांग, हेतु विशेष सुविधा का समर्थन करते हुए सामान्य शारीरिक अवस्था वाले लोगों हेतु जो है आरंभ में समान संसाधन वितरण पर इन्होंने बल दिया और दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधा को इन्होंने पेंशन योजना का नाम दिया। किसका नाम दिया इन्होंने? पेंशन योजना का नाम दिया। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्क्सवादी के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा है शोषण, दरिद्रता, धनवंता या उत्पादन का साधन? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा शोषण। ठीक है, और शोषण हो जाएगा। देखिए, मार्क्सवादियों के अनुसार समाज के संपत्तिशालियों पूंजीपति वर्गों द्वारा सर्वहारा वर्ग का क्या होता है? शोषण होता है। ठीक है, और इस घोषणा को और इस जो है सर्वहारा वर्ग का शोषण क्या होता है? समाज के अन्याय की मुख्य क्या है? वो जड़ है। और इस शोषण को वैधानिक बनाने के लिए बुजुर्गा वर्ग जिसे कहा जाता है, ठीक है, बुजुर्गा वर्ग जिसे कहा जाता है, राज्य को यंत्र के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, और इस प्रकार धनवान वर्ग शोषण को वैधानिक बनाने के लिए समय समय पर अनेक क्या करता है? तकनीकें अपनाता है। मार्क्सवादियों के अनुसार शोषण समाज में अन्याय का मुख्य घटक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में जाना जाता है? मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, फांसीवाद? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। और फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया है। ठीक है, किसने दिया है? एंगल्स ने। और मार्क्स ने यद्यपि कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द को मार्क्स ने प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, लेकिन किसने प्रयोग किया है? एंगल्स ने। ठीक है, और किंतु उन्होंने यूटोपियन समाजवाद की आलोचना की मार्क्स ने, और मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है या जनक माना जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और कारण, तो अभिकथन पढ़ते हैं। ठीक है, अपनी पुस्तक सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, ठीक है, में एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है जो मानता है कि मानव इतिहास की पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला अंतिम कारण समाज का आर्थिक विकास है।
कारण क्या है? मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को उत्पादन और विनियमन के तरीकों में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में समझाया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों सही और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो कथन एवं कारण दोनों ही सत्य है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवाद और उदारवाद दोनों का एक विकल्प उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में सामने आया। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवाद और उदारवाद दोनों का एक विकल्प क्या आया? उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में सामने आया। और उत्तर आधुनिकतावादी उदारवाद को उसकी अमूर्त श्रेणियों, सभी लोगों के सार्वभौमिक अधिकारों जैसी श्रेणियों के लिए चुनौती देते हैं। ठीक है, और विशिष्ट समूह जैसे महिलाओं, आदिवासी, आश्रितों और औपनिवेशिक लोगों आदि के अधिकारों पर क्या करते हैं? जोर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन से हैं जो सही हैं कथन? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ये कथन सही है। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद की अवधारणा का पुरजोर खंडन करता है। ठीक है, और आधुनिकता की अवधारणा विश्व को समझने और विवेक व विज्ञान का प्रयोग करने में क्या करती? समर्थन करती है। और इसका मानना है कि विज्ञान और विवेक का प्रयोग करके यह राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज और नैतिकता के संबंध में कुछ आधारभूत कारकों, मानकों की स्थापना के माध्यम से सार्वभौमिक सिद्धांतों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। जबकि उत्तर आधुनिकतावाद मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में सार्वभौमिक सर्वमान्य सिद्धांतों के अवधारणा को सिरे से क्या करता है? खारिज करता है। और इसका मानना है कि विमर्श यानी वाद विवाद, ठीक है, करते हैं जो, और लोकतंत्र पर आधारित अनेक सिद्धांतों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से उत्तर आधुनिकतावाद ने समाज के विशेष समूहों के अधिकारों पर जोर दिया है। तो राइट ऑप्शन दोनों ही सही है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। देखिए, राष्ट्र के 9 उदारवादी आलोचकों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद की अवधि में अपने अस्तित्व के दौरान न ही भारतीय राज्य विकास हासिल करने में सक्षम हुए हैं और न ही गरीबी को दूर करने में। कारण उदारीकरण पूर्ण चरण 1991 से पूर्व की बात की गई है। तो भगवती जैसे उदारवादियों द्वारा विकास और प्रति व्यक्ति आय की धीमी दर के चरण के रूप में भारत की अपनी महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में कमजोर प्रदर्शन के चरण के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसमें से कौन से सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, नव उदारवाद को समकालीन उदारवाद, सामयिक उदारवाद, नव दक्षिण पंथ या तथा स्वेच्छा तंत्र इत्यादि अन्य नामों से भी जाना जाता है नव उदारवाद को। और नव उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद का नया रूप है। जो शास्त्रीय उदारवाद है उसका ये क्या है? नव उदारवाद नया रूप है। और जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विरोध स्वरूप 1980 के दशक में अस्तित्व में आता है। ठीक है, 1980 के दशक में आता है और ठीक है रूप में। और भारत के नव उदारवादी आलोचकों का मानना है कि स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय राज्य न तो विकास कर सके और न ही गरीबी को दूर कर सके। जगदीश भगवती, ठीक है, पूरा नाम है इनका जगदीश भगवती, जैसे नव उदारवादी विचारकों द्वारा भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 से पूर्व के समय को विकास के मंद चरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी है, जो कि दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदारवाद की कमजोरी है? पहला पॉइंट है एक तरफ यह स्वतंत्रता का झंडा फहराता है और दूसरी तरफ यह समानता के लिए तर्क देता है। दूसरा पॉइंट है एक तरफ यह बाजार आधारित समाज के ढांचे में काम करता है और दूसरी तरफ सबको समान अवसरों का वादा करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोनों ही, एक और दो दोनों। ठीक है, देखिए उदारवाद आंग्ल भाषा है। ठीक है, आंग्ल भाषा के किससे? लिबरिज्म। ठीक है, ये ठीक है, ये है लिबरिज्म
और जिसका शब्द का हिंदी रूपांतर है, ठीक है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्रतावाद, अर्थात उदारवाद। स्वतंत्रतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था रखता है, ठीक है, और इसके चिंतन का केंद्रीय बिंदु है व्यक्ति स्वतंत्र। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करता है, उदारवाद। और इसका जनक जॉन लॉक को माना जाता है। उदारवाद का जनक कौन माना जाता है? पहले भी पढ़ा चुकी हूं आपको, जॉन लॉक को उदारवाद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, ठीक है। और इनका समय कब से कब तक रहा था? 1632 से 1707 तक रहे। 1632 से 1707 4 तक रहे, ठीक है, सॉरी 4 तक रहे। और माना जाता है उदारवाद को राजनीति विज्ञान की प्रथम विचारधारा माना जाता है। और उदारवाद जहां एक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों के मध्य समानता की भी बात करता है, इक्वलिटी की भी बात करता है, ठीक है। और उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करता है, ठीक है, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप का ये समर्थन करता है, ठीक है। और हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बाजार आधारित सामाजिक बनावट की बात करते हुए सभी के लिए अवसर की भी समानता की बात करता है, यानी सबको अवसर समान मिलने चाहिए, तो सभी के लिए अवसर की भी समानता की ये बात करता है, जो कि व्यवहारिक रूप से अत्यंत जटिल भी है और चुनौतीपूर्ण भी है, और जो इस विचारधारा के कमजोरी और विरोधाभास को ही प्रकट करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ही चीजें सही हैं। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान के अंग्रेज विद्वान ने एक बार लिखा, उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह नहीं अपितु दिमाग की आदत है। जॉन लॉक, मोसेस मेनिंदेज, लास्की, थॉमस एक्विनास, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हेराल्ड लास्की, ठीक है। हेराल्ड लास्की का समय कब से कब तक रहा था? थोड़ा सा ये जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं रहता। 1893 से 1950, ठीक है, तक रहे। और 20वीं शताब्दी का एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक है ये, जिसने अपनी चिंतन यात्रा एक उग्र बहुलवादी के रूप में शुरू की थी। चिंतन यात्रा किसने शुरू की? उग्र बहुलवादी के रूप में, ठीक है। और अंत में एक लोकतांत्रिक समाजवादी का रूप में किया इन्होंने अंत, ठीक है। लास्की ने चाहे एक बहुलवादी के रूप में चिंतन किया हो शुरुआत में, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में मानव स्वतंत्रता, मानव गरिमा, मानव स्वतंत्रता और मानव गरिमा, ठीक है, मानव स्वतंत्रता और मानव गरिमा सदैव उनके चिंतन का विषय रहा, सब्जेक्ट रहा। लास्की ने उदारवाद के सकारात्मक रूप का समर्थन किया, ठीक है, जो पॉजिटिव रूप है उसका समर्थन किया, जिसमें राज्य की सकारात्मक भूमिका पर जोर दिया जाता है और राज्य के द्वारा अपने नागरिकों की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। और उदारवाद एक गतिशील विचारधारा रही है, जो कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलती भी रहती है, ठीक है, परिवर्तनशील है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की एक अन्य विशेषता है, क्या है? गांधीवाद, स्वराज, मार्क्सवाद, उदारवाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क्सवाद, ठीक है। तो मार्क्सवाद 1800 कार्ल मार्क्स का समय, ठीक है, रहा है 1818 से 1883, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे श्रमिकों को शोषण कर इन्होंने उजागर करने की कोशिश की और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। और मार्क्स का यह सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? मूल्य के श्रम सिद्धांत, ठीक है, पर आधारित है। अतिरिक्त मूल्य का आशय उस मूल्य से है, यानी जो अतिरिक्त मूल्य की बात की जा रही है, अतिरिक्त मूल्य है क्या? तो अतिरिक्त मूल्य का मतलब उस मूल्य से जिसे एक श्रमिक वास्तव में क्या करता है, उसे पैदा करता है और जिसे वह प्राप्त करता है,
ठीक है। और इन दोनों मूल्यों के मध्य जो अंतर को अतिरिक्त मूल्य कहा गया है, यानी पैदा करता है जितना उतना उसे प्राप्त नहीं होता, काफी अंतर हो जाता है। ठीक है, तो उनके बीच का जो अंतर है, उनके मध्य का, उसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा गया। तो मूल्य के श्रम के सिद्धांत का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जो यह बताता है कि किसी भी वस्तु की वास्तविक कीमत जो है, ठीक है, वास्तविक जो उसकी कीमत है, वो उस वस्तु को उत्पादित करने में जो प्रयुक्त श्रम है, ठीक है, मेहनत है, जो श्रम के आधार पर तय की जानी चाहिए। ठीक है, जैसे किसान है, मेहनत करता है, ठीक है, और इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि जब वो सामान अपना या जो भी राशन है, सब्जी है, या खेत में गेहूं चावल जो भी होता है वो बेचने जाता है, तो उसे उसका उतना मूल्य नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जो उत्पादन करता है, जो श्रम करता है, उस आधार पर उसकी कीमत तय की जानी चाहिए। अर्थात किसी वस्तु की कीमत का एकमात्र निर्धारक तत्व क्या होना चाहिए? श्रम होना चाहिए इनके अनुसार। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे मूल कारण क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, आम जनता को प्रेरित करने के लिए, देश का संविधान तैयार करने के लिए, 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद के दुष्प्रभाव, एक विशेष धर्म का समर्थन करने के लिए। राइट ऑप्शन है 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद के दुष्प्रभाव। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की थी, तो मार्क्स ने पूंजी को ही समस्त बुराइयों की क्या माना है? जड़ माना है। ठीक है, और उसका कहना था कि पूंजीपति वर्ग है जो, वो क्या करता है? सर्वहारा वर्ग पर शोषण करता है। ठीक है, जो श्रमिक वर्ग है, और दो वर्गों में बांट देता है समाज को। फिर समाज कितने वर्गों में बढ़ जाता है? दो वर्गों में बढ़ जाता है। फिर एक पूंजीपति वर्ग हो जाता है, एक सर्वहारा वर्ग हो जाता है। और पूंजीपति वर्ग जो कि साधन संपन्न होता है, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं होती है, और समाज में उसका क्या होता है? प्रभुत्व होता है, प्रभुत्वशाली होता है वो। और जबकि सर्वहारा वर्ग क्या होता है? वो साधन विहीन होता है, उसके पास साधनों का अभाव होता है। ठीक है, अतः क्या होता है? पराधीन वर्ग की स्थिति में वो आ जाता है, पराधीन हो जाता है, दूसरे पर आश्रित हो जाता है। चूंकि पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधन पर क्या होता है? उनका नियंत्रण होता है। जो पूंजीपति वर्ग होता है, उसका उत्पादन का जो साधन, उसका नियंत्रण होता है, और इसलिए अतः समस्त जो व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रभुत्वशाली जो वर्ग होता है उनके हित में कार्य करती है। इसलिए सर्वहारा वर्ग की स्थिति को बद से क्या होती है? बदतर हो जाती है, उनकी स्थिति खराब हो जाती है। और मार्क्स को इसका एकमात्र समाधान क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद के समापन में नजर आता है। ठीक है, उसने कहा कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, और क्रांति को उसने प्राथमिकता दी। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? चार्ल्स फूरियर, प्रूदो, सेंट सिमोस, रॉबर्ट ओवंस। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने किया था, रॉबर्ट ओवन ने। ठीक है, रॉबर्ट ओवन ने किया था। और अपनी, ठीक है, और इनकी जो पत्रिका थी, प्रसिद्ध पत्रिका, इनकी क्या पत्रिका का नाम था? ओ नाइट कोऑपरेटिव। ठीक है, ओ नाइट कोऑपरेटिव। ठीक है, ये थी इनकी पत्रिका। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए इंग्लिश में भी, ओ नाइट, ठीक है, कोऑपरेटिव। ठीक है, ओ नाइट कोऑपरेटिव इनकी प्रसिद्ध पत्रिका थी, और इन्होंने समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने इसी में किया था। ठीक है, और रॉबर्ट ओवन, इनका समय कब से कब तक का रहा है? 1771 से 1858। और इन्होंने स्वप्नलोकी समाजवाद, ब्रिटिश समाजवाद, सहकारिता आंदोलन का इन्हें जनक माना जाता है। इसका मानना था कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण में पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक सभी तरह के
ठीक है, का अधिक योगदान होता है, यानी इन्वायरमेंट जो होता है उसका अधिक योगदान होता है। और अच्छी परिस्थितियां, अच्छे और बुरी जो परिस्थितियां होती हैं बुरे चरित्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, काफी हद तक ये चीजें सही भी होती हैं। अगर उचित पर्यावरण मिलता है, अच्छा पर्यावरण मिलता है तो व्यक्ति का, बच्चों की उन्नति होती है, विकास होता है। लेकिन अगर उन्हें अच्छा परिणाम जो है पर्यावरण या इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो उसी हिसाब से उनका बुद्धि का विकास होता है। तो ओवन दरिद्रता को मानव जीवन का इन्होंने क्या माना, दरिद्रता को अभिशाप माना। ठीक है, और दरिद्रता को ही वह मानव जीवन का समस्त बुराइयों की जड़ भी मानते थे। और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए उसने आदर्श समाज की स्थापना हेतु जो है प्रयोग किया, दो प्रयोग। और उसका प्रथम प्रयोग था न्यू लेनार्क तथा दूसरा प्रयोग था न्यू हार्मनी। ठीक है, और प्रयोग किया, और किंतु उसका प्रयोग असफल रहा। और ओवन ने स्वीकार किया था किंतु उसका प्रयास असफल रहा। ठीक है, और ओवन ने स्वीकार किया कि स्वप्न लोकीय समाजवाद का सितारा उसके जीवन काल में ही अस्त हो गया। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है कि सामान्य सामाजिक कल्याण निम्नलिखित में से किसका परिणाम होगा, निजी संपत्ति का उन्मूलन, संपत्ति का पुनर्वितरण, सामाजिक व्यक्ति का अधिकतम कल्याण, राज्य का। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो समाजवाद जैसे कि एक ऐसी विचारधारा राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हुए उत्पादन और वितरण के साधन पर राज्य के नियंत्रण का क्या करती है, समर्थन करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों की सप्त क्रांति दी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। राइट ऑप्शन हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ए। राम मनोहर लोहिया का 1910 में इनका जन्म हुआ था और ये रहे 1967 तक। ठीक है, और समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और इन्होंने एशिया की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समाजवाद की नई व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की थी। और लोहिया जी भारत में समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के पथ प्रदर्शक या अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, और ये सामाजिक संबंधों में भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे और डॉक्टर लोहिया ने इस क्रांतिकारी बदलाव को ही सप्त क्रांति, ठीक है, इन्होंने सप्त क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, और जिसमें लैंगिक समानता, रंग भेद पर आधारित असमानता का अंत, जातिगत असमानता का समापन, उपनिवेश का अंत और विश्व सरकार का निर्माण, निजी संपत्ति आधारित आर्थिक असमानता का अंत, व्यक्तिगत अधिकारों के हनन का विरोध, युद्ध शस्त्रों का विरोध और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत की स्वीकृति आदि चीजें इनके उसमें आती है सप्त क्रांति में। 17 क्वेश्चन है, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार अपने प्रतिद्वंदियों साम्यवाद व फांसीवाद की तुलना में उदार लोकतंत्र की ताकत स्पष्ट है क्योंकि इसमें आम लोगों की उचित पहचान के लिए एक बेहतर तंत्र बनाया है। कारण लोकतंत्र आज धर्म अर्थशास्त्र के लिए उतना ही आवश्यक हो गया है जितना यह राजनीति के लिए है। और इसका तात्पर्य है कि विकास, आर्थिक समानता, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दे की गारंटी किसी भी सरकार को देनी होगी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है। ठीक है, फ्रांसिस जो फुकुयामा था इनका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर को, ठीक है, 1952, जो है 52, ठीक है, 1952 में। और ये अमेरिका के राजनीति विज्ञानी, राजनीतिक अर्थशास्त्री और लेखक हैं। और वे अपनी जो पुस्तक इतिहास का अंत, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है, इनकी कौन सी पुस्तक है, ठीक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, द लास्ट मैन। ठीक है, ये जो है 1992 में था और ये प्रसिद्ध है, इतिहास का अंत इनकी जो पुस्तक है। और फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार अपने प्रतिद्वंदियों साम्यवाद व फांसीवाद की तुलना में उदार लोकतंत्र की ताकत स्पष्ट है
क्योंकि इसने आम लोगों की उचित पहचान के लिए एक बेहतर तंत्र बनाया है। और उनका मत है कि लोकतंत्र आज अर्थशास्त्र के लिए उतना ही आवश्यक हो गया है जितना कि यह राजनीति के लिए है। और इसका तात्पर्य है कि विकास, आर्थिक समानता, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दों की गारंटी किसी भी सरकार को देनी होगी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, दोनों ही ये शर्तें हैं। 18 क्वेश्चन है, सीबी मैकफरसन ने कथन है प्रारंभिक उदारवाद को स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है। कारण वह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के मालिक के रूप में मानता है और उसके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है। तो मैकफरसन का राजनीतिक दर्शन में सबसे प्रसिद्ध योगदान स्वामित्वपूर्ण व्यक्तिवाद का सिद्धांत, जिसमें एक व्यक्ति को उसके कौशल के एकमात्र मालिक के रूप में माना जाता है और ये कौशल खुले बाजार, ठीक है, खुले बाजार में खरीदी और बेची जाने वाली एक वस्तु है। और सीबी मैकफरसन ने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ये और दोनों सही हैं। आर नेक्स्ट है, निम्नांकित विचारकों में से कौन समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है जिससे उसका अर्थ राज्य के लोकतंत्रीकरण से है। जोशुआ कोहेन, पाउल जॉर्ज, एंटोनियो ग्राम्सी, जूलियस नेरे, ठीक है। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पाउंड टाज, ठीक है, ऑप्शन बी। और बहुलवाद इस तथ्य में विश्वास करता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सामाजिक स्तर पर विकसित अनेक प्रकार के संघों का अपना विशेष योगदान होता है, ठीक है। और ये संघ समान रूप से प्रतिभाशाली एक दूसरे के जो है तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, और इनमें कोई भी संघ दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण या सर्वोच्च नहीं होता है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि पाउंटाज समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करते हैं जिसमें कि इनका तात्पर्य है कि राज्य के लोकतंत्रीकरण के स्वरूप से है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरो साम्यवाद का लक्षण नहीं है। यह एक दलीय व्यवस्था का विरोधी है, यह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का विरोधी है, यह बहुदलीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है, यह श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।